नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 8 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि दल बदलने वाले उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पुराने चेहरे और नए दल के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। सुमावली से इंदल सिंह कंषाना, अजब सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल, सतीश सिंह सिकरवार, अंबाह से कमलेश जाटव, सत्यप्रकाश सखवार, करेरा से जसवंत जाटव, प्रागीलाल जाटव और डबरा से मरती देवी के सामने सुरेश राजे चुनावी मैदान में। तो वहीं सांवेर से तुलसीराम सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू और भांडेर से रक्षा सिरोनिया, फूल सिंह बरैया आमने सामने होने वाले हैं। तो उपचुनाव में जो प्रमुख सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि सिंधिया गुट के जितने भी पूर्व विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्हीं को प्रत्येक सीटों में उनकी पूर्व की सीटों से उम्मीदवारी तय की गई है। और इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो सीटें हैं उसमें अपने जो पिछले दावेदार थे उनके सामने एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सभी दल बदलने वाले उम्मीदवार एक दूसरे के सामने होंगे। पुराने चेहरे और नए दल के उम्मीदवार आमने सामने नजर आ रहे हैं। सुमावली से इंदल सिंह कंषाना का नाम है और यहां पर अजब सिंह कुशवाहा उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल, सतीश सिकरवार, अंबाह से कमलेश जाटव, सत्यप्रकाश सखवार, करेरा से जसवंत जाटव, प्रागीलाल जाटव एक दूसरे के सामने, डबरा से बीजेपी से मरती देवी और साथ ही कांग्रेस से सुरेश राजे, सांवेर से तुलसीराम सिलावट जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू चुनावी मैदान में हैं और भांडेर से रक्षा सिरोनिया के सामने फूल सिंह बरैया आमने सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, दल बदलने वाले उम्मीदवार अब आमने सामने एक दूसरे के आ गए, यानी कि जिनके साथ कभी पहले काम भी करते थे अब उन्हीं के विरोध में खड़े होकर चुनावी मैदान में रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार का उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प होगा। 28 विधानसभा सीट में से 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर पुराने चेहरे दल बदलकर एक बार फिर आमने सामने होंगे। जो 2018 या उसके पहले के चुनाव में प्रतिद्वंदी थे वो एक बार फिर इस उपचुनाव में प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस में और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी से चुनाव के मैदान में टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। बेहद दिलचस्प मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि इस बार के उपचुनाव में सिर्फ पुराने प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि कुछ रिश्तेदार भी आमने सामने हैं और जिनका मुकाबला इस बार उपचुनाव में होगा। सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प है वो ग्वालियर चंबल का इलाका है, जहाँ पर चाहे भांडेर की सीट लेने वाला रक्षा सिरोनिया है और फूल सिंह बरैया इससे पहले वो बीएसपी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हैं और रक्षा सिरोनिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। इसी तरीके से सागर के सुर्खी में भी गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों के दल अलग अलग होंगे। मुंगावली में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। केएल अग्रवाल जो कि बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव बमोरी से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। पुराने प्रतिद्वंदी होंगे लेकिन दल अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो प्रमुख सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, उनमें भी आमने सामने पिछले लेकिन एक बात और है अनुराग, जिस तरीके का इस बार सियासी घमासान हम देख पा रहे हैं उपचुनाव में, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ऐसा पहले शायद कभी देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की सियासत या प्रदेश के चुनाव में 28 विधानसभा सीट पर एक साथ उपचुनाव शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि जब दल बदलकर इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक दूसरे दल से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई मायनों में इस बार का उपचुनाव दिलचस्प है, कई पहलुओं को लेकर दिलचस्प है। और जब चुनाव के मैदान में तमाम चेहरे और उम्मीदवार होंगे तो जनता किस दल और किस उम्मीदवार पर भरोसा करेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। एक बात और है अनुराग कि यहाँ पर जनता के सामने भी अब एक बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, तब जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को। अब जिनको जिताया गया वो बीजेपी से अब उम्मीदवार हैं।
तो जनता के सामने कहीं ना कहीं एक धोखे का तो भाव है ही जनता के अंदर, जैसे कि ग्राउंड जीरो से खबरें निकलकर सामने आती हैं। उसके बाद जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, अब सरकार गिरती और बनती में ही वक्त निकला जा रहा है, वादे तो पीछे रह गए। बिल्कुल रेनू, देखिए इस बार के उपचुनाव में जनता और वोटर ये हर उस पैमाने को परखने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे वो उम्मीदवार का चेहरा हो या फिर उसके दल बदलने का मामला हो या फिर उसके विधायक मंत्री रहते हुए क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो या फिर दोबारा बीजेपी की सत्ता में आने के बाद जो विकास कार्य किए गए उनका मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को परखने के बाद ही वोटर इस बात का फैसला करेगा कि किस उम्मीदवार को अपना वोट देना है। पिछली बार 2018 के मुकाबले में इस बार का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ऐसे में जनता को ही फैसला करना है कि वो किन चेहरों पर और किस दल के साथ खड़े होने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे अनुराग, आप लगातार बने रहिए। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में 1359 करोड़ की लागत आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तथा राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से भी संवाद करेंगे। तो 1359 करोड़ की लागत से सड़कें बनी हैं। 13,000 ग्रामीणों को आज सीएम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वर्चुअल लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 1359 करोड़ की लागत से बनी सड़क का और 13,000 ग्रामीणों को इससे सुविधा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 विधानसभा क्षेत्र नेपा नेपानगर और सांवेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो नेपा विधानसभा की मूंदी, नेपानगर के धूलकोट, सांवेर के मां नर्मदा और निपानिया मंडल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो आज कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जो कि पहले से तय हैं, तमाम तैयारियां चल रही हैं और आज प्रमुख 3 सीटों पर मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे, जहां पर जनसभा करेंगे। सांवेर विधानसभा में सीएम के 2 आयोजन हैं, मां नर्मदा निपानिया मंडल का सम्मेलन, जहां पर वे शामिल होंगे। तो 3 विधानसभा क्षेत्र जिसमें मंधाता, नेपानगर और सांवेर के दौरे हैं, जहां से वो मंधाता विधानसभा की मूंदी और नेपानगर, धूलकोट, सांवेर के मां नर्मदा और निपानिया मंडल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और प्रमुख जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही उपचुनाव की जो एक जमीनी कसावट होती है उसे मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार इन दिनों चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। और आप एक बार फिर से देखिए तस्वीरें। हालांकि इस दौरान बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं कोरोना की वजह से, जिसका पालन करते हुए ये पूरा जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो भी बहुत चरम पर होता है, लेकिन फिर भी बहुत संयम में रखते हुए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और 100 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। और जब आप कोई सभा कर रहे हैं तो उसके 48 घंटे पहले आपको इजाजत लेनी होगी। तमाम ऐसे गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की भी और प्रशासन की तरफ से भी। तो जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर सीमित लोगों के बीच में ही पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अब वो प्रमुख शहरों के बीच से होते हुए निकल रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से भी देख पाएं, समझ पाएं, उनकी बातों को समझ पाएं। और जो उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, उसे देखते हुए भी ये समझ में आ रहा है कि जो उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, उनको ये महसूस है कि शायद जीत उनकी ही होने वाली है। उपचुनाव जब भी होता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सत्ता में रहते हैं जीत उन्हीं की होती है। इस बार देखना होगा कि 2020 के उपचुनाव में जो 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किस तरीके का परिणाम जनता देती है। तो आज 3 प्रमुख सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, जिनमें से विधानसभा क्षेत्र के मंधाता, नेपानगर और सांवेर के दौरे पर आज शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। मंधाता विधानसभा की मूंदी, नेपानगर के धूलकोट, सांवेर के मां नर्मदा की निपानिया मंडल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं।
तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रत्येक क्षेत्र के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो भी इस दौरान शामिल होंगे जनसभा में। और साथ ही जो प्रदेश माफ कीजिएगा जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा सीट में जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तो वहां पर वहां की जनता को जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 15 साल और अभी पिछले कुछ महीनों में जितने काम किए गए हैं जनता के हित में, इन तमाम चीजों को बखान किया जाएगा। हालांकि आचार संहिता है तो आगे के दावे तो नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ, घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई हैं उन बातों की भी एक झलक देखने को मिल जाती है। और जिस तरीके से पूरा किसान केंद्रित घोषणा पत्र था, उसके हिसाब से किसानों पर ज्यादा फोकस इस दौरान किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, 3 प्रमुख सीटों पर आज मुख्यमंत्री दौरे पर हैं। कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस तरीके की गाइडलाइंस हैं इस दौरान? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में उपचुनाव होना है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं। तूफानी दौरा उनका होगा। नेपानगर, मांधाता, सांवेर के इलाकों में वो पहुंचेंगे। मंडल सेक्टर की बैठकों में शामिल होंगे क्योंकि बीजेपी के मंडल स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लेने का भी काम करेंगे। देखिए, अभी तक ग्वालियर, चंबल के इलाकों पर मुख्यमंत्री ने जो है फोकस करके रखा था, लेकिन अब चाहे वो मांधाता हो, नेपानगर हो, सांवेर हो, उन इलाकों के दौरे करके वहां पर जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बड़े अहम दौरे होंगे, 3 इलाकों में पहुंचेंगे और इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे होंगे क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि कितनी सीटों पर, कौन सी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब बीजेपी का जोर उन इलाकों में चुनाव प्रचार को लेकर होगा जहां पर उपचुनाव होना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से आज प्रमुख कार्यक्रम है। तो वहीं उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज से 4 दिवसीय दौरे पर एमपी आएंगे। 8 से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे और यहाँ वे मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर मंडल पोलिंग बूथ समिति सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिवसीय चंबल संभाग के चंबल दौरे पर रहेंगे। तो 16 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि उपचुनाव का जो पूरा दारोमदार है वो पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है। बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके गुट के 25 जो पूर्व विधायक हैं वो चुनावी मैदान में अपने अपने क्षेत्र से, जहां से उन्होंने पहले चुनाव लड़ा था और ठीक उन्हीं सीटों से वे दोबारा से चुनावी मैदान में हैं। और उस क्षेत्र में जनता, चूंकि महाराज का एक अलग ही प्रभाव है अपने अपने क्षेत्र में, और ये भी कारण है कि चंबल दौरे पर सिंधिया रहने वाले हैं। खबर रायपुर से, भूपेश कैबिनेट की बैठक आज। जी हां, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और मुख्यमंत्री निवास में आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। राज्य में धान खरीदी की तारीख को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। नए कृषि कानून के स्वरूप और विधिक प्रावधानों पर भी बैठक में चर्चा होगी। प्रदेश में धान खरीदी के पहले बारदाने के संकट को पूरी करने की रणनीति बनेगी और अमानक खाद बीज पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। 1 नवंबर को राज्योत्सव को लेकर भी चर्चा होगी। स्कूल खोलने, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने समेत कई विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। इस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है 12 बजे, उसमें प्रमुख जो संभावित मुद्दे होंगे वो आपको हम बता रहे हैं। और इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होना संभव है। स्कूल खोलने, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और साथ ही जिस तरीके से 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जब विस्तार हुआ था उसका भी आयोजन होगा, तो इसका आयोजन किस पैमाने पर किया जाएगा, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में चूंकि कोरोना भी है और इस वजह से भी कुछ गाइडलाइंस भी तय की जाएंगी। तो राज्य में धान खरीदी की तारीख को भी लेकर चर्चा होनी है। मरवाई उपचुनाव के बीच ऋचा जोगी की जाति का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अजीत जोगी की जाति संबंधी मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो उनके बेटे अमित जोगी या
परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता है। जो सीट है वो आरक्षित सीट है। सवाल ये है कि सही में जो उसका डिजर्व करते हैं, उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उस वर्ग को जाना चाहिए। अगर इनका ऐसा विवाद नहीं होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई भी कहते हैं, कोई भी आए लड़े। हम ये कहते हैं कि ये जो ऋचा जोगी आनंद फानंद में जो बनाया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको निरस्त किया जाए। हम दस्तावेज दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल में सब्जियों के दाम में आग लगी है। पालक 100 रुपए किलो, मेथी 100 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, परमल 100 रुपए किलो, सेम 100 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 40 रुपए किलो है, आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी 100 रुपए किलो है, धनिया 200 रुपए किलो बिक रही है, करेला 60 रुपए है, तो वहीं शिमला मिर्च 100 रुपए किलो और मिर्च 70 रुपए किलो बिक रही है। तो सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। और इसमें जो हरी सब्जियां हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि आप हरी सब्जियां खाइए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं कि हरी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हैं। और एक बात है, बारिश जो है, बारिश में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो हरी सब्जियों पर ही पड़ता है, और ये भी कारण हो सकता है कि जो सब्जियां हरी बची हैं उनके दाम इतने ज्यादा हैं। किसान अपनी लागत निकालने के साथ साथ जो आय है उसे बढ़ाने के लिए सब्जियों के दाम में इजाफा किया हुआ है। तो प्रत्येक जो हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो आपको 100 रुपए किलो के आसपास मिलेंगी। बाकी आलू, प्याज, टमाटर ये आपको 40 से 70 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। धनिया बहुत महंगी चल रही है, मिर्च भी 70 रुपए किलो है, और साथ ही शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है। धनिया की बात करेंगे, 200 रुपए किलो धनिया मिल रही है। यानी कि पहले जैसे कि आप 5 रुपए या 10 रुपए की धनिया के 2 गट्ठे उठा कर ले आते थे, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि धनिया सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा महंगी इस वक्त मिल रही है। दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी में तड़का लगाना भी महंगा होता जा रहा है। यदि राजधानी में हम टमाटर की बात करें तो ये 40 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। धनिया 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है, और हरी मिर्च की यदि हम बात करें तो 80 रुपए किलो तक ये पहुंच गई है। आलू प्याज की भी यदि हम बात करें तो 30 से 40 और 50 रुपए किलो तक ये बिक रहा है। सब्जियों के इस अचानक बड़े दाम से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। क्या अचानक इतने दाम कैसे बढ़ गए, क्या क्या भाव है सब्जियों का? यही टमाटर 40 बिक रहा है, आलू भी 40 ही बिक रहा है, करेले 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। अब ये बरबटी भी बिक रही है 80 रुपए किलो। धनिया मिर्ची? धनिया भी 200 रुपए किलो। कोई कारण इसका अचानक से इतने सब्जियों के दाम बढ़ गए? आ ही नहीं रहा है, माल ही नहीं आ रहा है मंडियों में। किसानों का माल ही नहीं, जो था जो पूरा नष्ट हो गया बरसात में, तो फिर आ ही नहीं। तो आवक घटने के कारण सब्जियों के दाम में उछाल आया है, और यही हाल अमूमन पूरे शहर के हैं, जहां अलग अलग स्तर पर सब्जियों के दाम 40 से 80 और 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रही है। और हरी मिर्च और धनिया जो सब्जी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के दाम 80 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक हो गए। यानी 200 रुपए किलो की रेट पे धनिया बिक रहा है। यानी कि लोगों के लिए खासी मुश्किल है कि सब्जियों के दाम जिस तेज़ी के साथ बढ़े हैं, आखिर किस तरीके से लोग इन सब्जियों को खरीदें। और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए आप, ग्राहक भी कम आ रहे हैं। सब्जियों के दाम महंगे हुए तो खरीदने वाले भी कम हुए होंगे। ग्राहक ही नहीं चल रही, बिल्कुल भी ग्राहक आ ही नहीं रहा है। बोल रहा है इतनी महंगी सब्जी खा के हम क्या करेंगे, ना कमाई है ना। तो बिल्कुल लोगों के लिए जो सब्जी बेच रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने तेज हो गए हैं कि लोग अब सब्जी खरीदने से भी बच रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर भोपाल से। उपचुनाव का अजब गजब रंग टिकट के लिए समाजवादी पार्टी का अनोखा तरीका देखने को मिला। दावेदारों के लिए पार्टी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। टिकट की चाहत रखने वाले 7557295555 पर आवेदन कर सकते हैं। एमपी में फिलहाल समाजवादी पार्टी का एक विधायक है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा उपचुनाव के चलते ये नंबर जारी किया गया है।
खबर रीवा से है। तालाब में डूबने से मामा भांजे की मौत हो गई। तालाब में मवेशी नहलाने गए हुए थे मृतक। गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। देर शाम का पूरा मामला है, जहां मवेशी को नहलाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान पानी की गहराई में पहुंचे और वहां पर डूबने से मामा भांजे की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमीरती गांव की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर पानी में डूबने से मामा भांजे की मौत हो गई। मंडला में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से करीब 15 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किए गए हैं। ऑटो में करीब 15 यात्री सवार थे। महगांव थाना के भुरवा नाला में यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। तो बेकाबू होकर ऑटो पलटी। अनियंत्रित होकर 15 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, घायल हो गए और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया। ऑटो में करीब 15 यात्री सवार थे। आप देखिए, ऑटो यदि बड़ा वाला ऑटो भी है तो उसमें भी 15 लोग कैसे आए होंगे, यानी कि जो उचित संख्या है उससे ज्यादा लोग सवार थे और ऑटो काफी तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गया। अनियंत्रित होने के चलते ऑटो संभल नहीं पाया और जब पलटा तो सभी यात्री भी इस दौरान घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। भुरवा नाला के पास ये हादसा हुआ है। अब सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो बेकाबू ऑटो पलटने से हादसा हुआ है। क्षमता से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑटो में 15 यात्री सवार होना यानी कि क्षमता से ज्यादा लोग। भुरवा नाला में यह हादसा हुआ है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। मंडला का पूरा मामला है, जहां पर ऑटो पलटने से 15 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया है। कोरोना पर आज से जन आंदोलन पीएम मोदी करेंगे अभियान का आगाज। त्योहारी मौसम को देखते हुए अभियान कोरोना से बचाव को लेकर फोकस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की गई है।